हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 18 के अंदर। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था। उस टॉर्क का हम लोग आज के लेक्चर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसी के अंदर उस टॉर्क का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर टॉर्क पढ़ा था, तो अभी मैं सीधा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर नहीं जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ। तो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और एकदम नया पार्ट है मैग्नेटिज्म का, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। बेटा यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। दो चीजें क्या होती है कि एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर ही अब तक अपन पढ़ते आए हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर के कारण ही बहुत सारी चीजें पढ़ी है, चाहे सोलेनोइड हो, चाहे टोरॉइड हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो। अब जहां बात आती है किसकी बात आती है, परमानेंट मैग्नेट की, तो यहाँ पर एक नया वर्ड शुरू होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ परमानेंट मैग्नेट के लिए ही वैलिड है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपने करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके कारण भी वैलिड है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बार मैग्नेट ले लिया, यह है नॉर्थ, यह है साउथ। हमने एक बार मैग्नेट ले लिया है और इस बार मैग्नेट पे हम लोग इस प्रकार से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से लाइंस जाती हुई दिखती है, बट ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा फिर हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से और लाइंस निकलेंगी। ऐसी एक नहीं, कई सारी लाइंस यहाँ पे निकलेंगी और यहाँ से एंटर करेंगी। बार मैग्नेट में नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को। हालांकि ये बार मैग्नेट है, हालांकि ये कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा और ना ही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि भाई इसकी इस प्रकार से फील्ड लाइंस बनी जो कि क्लोज लूप में बनती है। हाँ भाई, समझ में आता है। तो बेटा सिमिलरली अगर मैं एक कॉइल लेता हूं करंट कैरिंग, अगर मैं एक करंट कैरिंग कॉइल लेता हूं और उसमें ऐसे करंट दौड़ाता हूं, तो इसके कारण भी करंट, एक काम करो इसमें उल्टा दौड़ा दो, ऐसे दौड़ाओ इसमें करंट। अगर हमने करंट इसमें ऐसे दौड़ाया कॉइल के अंदर, तो बेटा जो फील्ड लाइंस बनेगी ना, जो फील्ड लाइंस बनेगी वो ऐसे बनेंगी, ऐसे। अरे आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से फील्ड लाइंस बनेगी। जो कॉइल होगा यहां से ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऐसे ऐसे वापस इसके अंदर आएंगी, ऐसे ऐसे वापस इसके अंदर आएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉइल का केस हो गया, ये अपना हो गया बार मैग्नेट का केस। तो बार मैग्नेट के लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। तो हमने एक चीज पाई कि भैया ऐसी की ऐसी फील्ड लाइंस यहाँ भी बनती है, जैसे क्लोज लूप, जैसे यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे ही क्लोज लूप में करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और अंदर एंटर करती है। जैसे मान लीजिए ऐसे बनाया हम लोगों ने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर निकलेंगी और वहां से नीचे की तरफ वापस आएंगी। मतलब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में आती है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन से ये चीज डिफाइंड होती है। ओहो, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक जो अपना परमानेंट मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेटिक जो मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम लोग नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इसकी पोल स्ट्रेंथ से डिफाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूंगा समय के साथ, वो अभी का पार्ट नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमें ये चीज समझ में आ गई कि अगर वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से संबंधित है कुछ मैग्नेटिक मोमेंट, तो बेटा लूप के लिए भी वही चीज किस बात पर निर्भर करेगी, करंट के डायरेक्शन पर। किस बात पर निर्भर करेगी, करंट के डायरेक्शन पर। और एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है एक लूप के लिए, वो इसके अलावा एक और बात पर निर्भर करेगा, और वो बात यह है कि कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है और कितनी वापस से एंटर हो रही है। ये देखा जाए तो हम इस बात पे भी निर्भर कर सकते हैं कि भैया तो कितनी फील्ड लाइन निकलेगी, ये निर्भर करेगा करंट पर और साथ में एरिया पर। आई मेरी बात समझ में? तो भैया कितना बड़ा एरिया है उससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, इस बात पे ही निर्भर करता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो डायरेक्शन होगी वो करंट के हिसाब से होगी, जो डायरेक्शन होगी वो करंट के हिसाब से होगी। किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। तो बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने एक लिखने वाला हूं चीज, मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूंगा, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा परमानेंट मैग्नेटिज्म के, लेकिन इसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूं
मैग्नेटिक मोमेंट अगर अपन लूप के लिए लिखते हैं तो वो लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। और ये कैसे आएगा, दिस इज आई इनटू ए वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होती है वो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो एम्पियर है वो करंट की यूनिट हो जाएगी, जो अपना एरिया है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हम लोगों ने लिख दिया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या होता है, आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे करूं, यहाँ पे लूप था जिसमें करंट दौड़ा आई, इसमें करंट कितना दौड़ा, आई दौड़ा। इसका रेडियस मान लीजिए बेटा आर दे रखा है अपने को, तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा बेसिकली आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सही है ना। सिमिलरली मान लीजिए कि जैसे हम लोगों को यहाँ पे एक लूप दे रखा है जिसमें हमें बोला गया है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे। एक टर्न नहीं है यहाँ पे, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है। हो सकता है ये कैपिटल N 5 हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है ये 1000 हो, कितना भी हो सकता है, पर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स में लिपटे हुए खच 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 खच, समझ में आ रहा है। तो इसका जो मोमेंट हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ एक का, और एक का होता है I इंटू एरिया। बेटा एरिया किस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे, बेटा एरिया डिफाइन देखो, किसी भी प्लेन बॉडी का, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, इसका एरिया वेक्टर दो डायरेक्शन में आता है, एक सामने की तरफ एक अंदर की तरफ, मतलब एक इधर की तरफ और एक पीछे की तरफ। अब भाई रिंग में भी तो ऐसे आएगा, एक आगे एक पीछे। हमें कौन सा कंसिडर करना है, तो हमें एक्चुअली कंसिडर करना होता है करंट की डायरेक्शन को देखते हुए। अगर करंट ऐसे दौड़ा तो जिधर अंगूठा उधर ही अपना एरिया वेक्टर। आई मेरी बात समझ में। अगर करंट ऐसे दौड़ा तो जिधर अंगूठा उधर ही एरिया वेक्टर। दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनना। अगर अंगूठा ऐसे दौड़ा तो जिधर अंगूठा उधर ही एरिया वेक्टर और उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। आई मेरी बात में, मतलब यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा, यहां मैग्नेटिक मोमेंट बाहर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा यहां मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा, यहां मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा, और यहां मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। आई मेरी बात समझ में। तो यहां पे अपन साउथ से नॉर्थ देखते हैं, तो यहां कैसे देखते हैं, अपन लूप को लेते हुए देखते हैं। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे लूप के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इसके लिए कहां हो जाएगा, बाहर, इसके लिए हो जाएगा अंदर, इसके लिए हो जाएगा ऊपर। आई मेरी बात समझ में, पक्का अच्छे से। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर मैंने दो चार बातें बोली है, इसके ऊपर आप कुछ लिख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो वैल्यू है वो लिख लीजिए, इसकी यूनिट लिख लीजिए, ऐसा यूनिट जो भी है इसकी, और इसमें लूप के दो एग्जांपल मैंने यहाँ बताए, यहाँ पे उतार लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हैं डिफरेंट डिफरेंट लूप्स के लिए, अलग अलग प्रकार के लूप के लिए, बहुत अलग अलग प्रकार के लूप के लिए। तो भाई लूप्स के लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालने होंगे, तो जैसे मान लीजिए अपन सिंपल सी बातें करें कि भैया ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, और ये वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हम लोगों ने ले लिया है एक्स वाई और ये जेड एक्सिस यहाँ पे ले चुके हैं। अब हम जानते हैं कि भैया अगर हमने इस प्रकार से एक वायर ले लिया यहाँ पर, ऐसे ऐसे ले लिया भैया, और करंट इसमें दौड़ाया ऐसे कुछ लूप में, करंट दौड़ाया आई, इसकी साइड लेंथ हम लोगों ने लिख ली है, साइड लेंथ हम लोगों ने क्या लिख ली है, ए लिख ली है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि भैया इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना। तो बहुत सिंपल है, तुम लोग आराम से बता सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा भैया। अरे सोचो यार, बताओ, चल तुम बताओ बेटा, एक लाइन में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने लिख रहा हूं, तुम अपने लिखो, बोर्ड में मत देखना, वेक्टर के हिसाब से लिखना। सिंपल। अब ऐसे आएगा ना अंदर, अंदर आए, देखो तुम समझ रहे हो यहाँ पे कितने जगह पे हाथ चलाने होते हैं मैग्नेटिज्म में।
भाई साहब पूरा मैग्नेटिज्म सिर्फ हाथ चलाने पे निर्भर करता है। अगर आपको हाथ चलाने नहीं आता ना तो आपका दिमाग भी नहीं चलेगा इस चैप्टर के अंदर। आई मेरी बात समझ में? अगर हाथ चलाना आता है तो दिमाग भी चलेगा ऑटोमेटिकली। हाई मेरी बात समझ, मेरे को हाथ चलाने में आता है, दिमाग चलाने में आता है इस चैप्टर में। क्यों? कि पहले हाथ चलाना सीख लिया फिर दिमाग चली जाता है अपने आप। सही बात है ना बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा? अंदर की तरफ ऐसे, अंदर क्या होएगा? बाहर जेड एक्सिस है, अंदर माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस के कैप। अबे आ रहा है पक्का ना? और देखो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा बेटा। यहाँ पर ये अगेन मैंने एक्स ले लिया, या अगेन मैंने वाई ले लिया, या अगेन मैंने जेड ले लिया है। ऐसे 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 और ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन, ऐसे बना लेते हैं। ए ए ए ए। ऐसे। आप बताइए बेटा, मैं तो एक और सवाल बना रहा हूं, आप बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको भी मैं एक और बना रहा हूं यहाँ पे, आप करते रहिए। मैं बहुत सारे सवाल यहाँ पे रेडी कर रहा हूं। हाँ जी, करते रहिए सॉल्व। दोनों करने हैं आपको। सॉल्व कीजिए बेटा तीनों। हाँ जी, देखो इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट ऐसे दौड़ा। जब करंट ऐसे दौड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आए। देखो ये एक्चुअली है किधर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये जेड है। करंट ऐसे दौड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, करंट अगर ऐसे दौड़ा तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, एरिया वेक्टर जो है वो इधर आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं, देखो वैल्यू सेम आएगी, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आई इंटू ए स्क्वायर, बस अगर फर्क आएगा तो किसका आएगा, हमें लिखना है यहाँ पे वेक्टर, तो वेक्टर आएगा यहाँ पे आई कैप। आई मेरी बात समझ में? तो ये जाएगा आई ए स्क्वायर आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा। सिमिलरली अगर अपन इसकी बात करें तो देखो ध्यान से, ये ऐसे है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब कहां होगा, जे कैप में होगा, मतलब वाई एक्सिस में होगा। तो लिख दो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर इंटू जे कैप। सही बात है? इसका ऐसे होगा ऊपर की तरफ, इसका कैसे होगा, इसका सामने की तरफ होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा जे कैप में। अब सर मुसीबत तो ये है, ये दो तो हमने भी कर दिए थे। तो भैया इसको ध्यान से देखो, ऐसे सवाल कभी भी आए इस प्रकार से दे रखा है एरिया वेक्टर, बड़ा खतरनाक सा है। देखो दो तरीके हैं इसके अंदर, मैं आपको पहला तरीका डायरेक्ट बता देता हूं। डायरेक्ट क्या आएगा, देखो समझो बेटा, इस वाले पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर सामने होगा और इस वाले पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर ऊपर होगा। देखो समझो, ये वाला फ्रंट में था सामने, ये वाला नीचे बिछा हुआ था एरिया वेक्टर ऊपर। आई मेरी बात समझ में? सामने मतलब जेड एक्सिस, ऊपर मतलब वाई एक्सिस।
तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू करंट इनटू, अब करंट इसमें दौड़ा, एरिया कितना है ए स्क्वायर, और कहां पर आएगा फ्रंट में, तो आएगा के कैप। सिमिलरली प्लस कर देंगे, इसमें आएगा ऊपर की तरफ, अगेन वही आई इंटू ए स्क्वायर इंटू जे कैप। अबे आ रहा है ना, पक्का ना बेटा। कई लोग इसको इस प्रकार से भी करते हैं कि सर मान लीजिए यहाँ पे एक वायर था और मान लीजिए वायर वापस आ रहा था, अब इस वायर में करंट जा रहा है आई और आ रहा है आई, तो नेट करंट कितना फ्लो करा, 0। अबे गया आई और आया आई, तो नेट कितना फ्लो करा, 0। तो भैया घूम ऐसे अगर ये घूमेगा तो करंट कहाँ आएगा, दूसरी मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आएगा, फ्रंट में। तो इसको अलग भी ले सकते हो, इसको अलग लोगे तब भी आएगा फ्रंट में, मतलब के कैप में, तो आई ए स्क्वायर के कैप। इस नीचे वाले पोर्शन को अलग लोगे, इसका ऊपर आएगा। बेटा सारा खेल जो है ना वो सिर्फ डायरेक्शन का है, मैग्नीट्यूड तो मजाक है यहाँ पे। आई मेरी बात समझ, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है पूरा। तो आई इंटू ए स्क्वायर ऊपर की तरफ, आई इंटू ए स्क्वायर जे कैप ऊपर की तरफ आएगा भैया। अबे आ रहा है ना समझ में। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक मोमेंट इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूं, देखो समझना। से मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, या तो हम उसको क्यू बोल सकते हैं या उसको हम ई प्लस बोल सकते हैं, कुछ भी ई मान लीजिए, है ना। कॉपीज में क्या सॉरी नोट्स वगैरह में कई बार आपको ये चीज क्यू के नाम से भी मिलेगी, है ना, कई बार आपको ई के नाम से मिलेगी। मैं ई के नाम से लेके चल रहा हूं। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मान लिया है जिसकी वैल्यू है ई प्लस, जो कि ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे 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 दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है इस प्रकार से। इसकी जो रफ्तार है दौड़ने की वो है v, विच इज ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। जो v रफ्तार से दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, इस तरह से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हम लोगों को एक ही चार्ज दौड़ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली जब करंट कैरिंग वायर में क्या हुआ करता था कि काफी सारे चार्ज दौड़ते हैं। अब कितने दौड़ते हैं वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट हमें पता है कि भाई करंट अगर है तो आई मल्टीप्लाई बाय एरिया, हम लोग उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते थे। अब भाई साहब यहाँ पे तो एक ही सिंगल चार्ज दौड़ रहा है, सिंगल का क्या तो करंट निकालेगा, सही बात है ना भाई। तो सिंगल का फिर भी अपने को करंट निकालना पड़ेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें निकालना है, हमें करना है आई इंटू एरिया। अब भाई साहब यहाँ पे अपने को आई तो पता ही नहीं है, तो आई निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने बोला कि यार एक मान लीजिए ऐसे एक लाइन मान लीजिए ऐसे। अब इस लाइन को कितने चार्ज क्रॉस करके गए एक राउंड में, एक चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी थी ई। भाई करंट बेसिकली होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम एक सिंगल राउंड में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। अबे सही है ना, एक सिंगल राउंड में जो टाइम लगा दैट इज कैपिटल टी। तो इसी प्रकार से जो मैं करंट को लिख सकता हूं वो लिख दूंगा ई। अब टी को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, टी क्या होता है, डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड। आई मेरी बात समझ में। तो टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा अपना करंट। यहां पर करंट I बराबर EV अपॉन 2 पाई आर, इसको उठा के यहां रखना है। तो भाई साहब करंट को यहां रखना है, तो हमारे पास में क्या आएगा, EV अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, अगर वो गोल गोल घूम रहा है रेडियस r के अंदर। अबे आ रहा है ना समझ में। तो बेटा यहां से पाई उड़ा दीजिए, और यहां से r से भी एक r उड़ा दीजिए। तो भैया यहां से जो बचेगा वो कितना बचेगा, E इंटू वी इंटू आर अपॉन 2। दिस इज वॉट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए चार्ज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। या मैं बोल सकता हूं, और मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q V R डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्यू वी आर अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं हम ई वी आर अपॉन 2। आई मेरी बात समझ में। तो भैया अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अबे ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिए।
हाँ जी, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ पे, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, पर मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास में कितना E। अब ये जो लिखा हुआ है ना E/2, हम लोग क्या करेंगे, एक m से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक m से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये m क्या है, दिस m इज मास ऑफ दिस चार्ज, मास ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज चाहे E हो, चार्ज चाहे Q हो, किसी कोई भी चार्ज हो, पर उसका मास जो है वो अपने पास में क्या है, m है। तो हमने जब मास से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा ऊपर, तो ऊपर आया mvr, विच इज व्हाट, mvr क्या होता है, अबे mvr क्या होता है, क्या होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/2m इनटू एंगुलर मोमेंटम। अभी आ रही है बात समझ में। या फिर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो मैं लिख दूंगा यहां पे दिस इज Q/2m इनटू एंगुलर मोमेंटम। बेटा यहां से तो आएगा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दैट चार्ज। अभी आ रही है बात समझ में। इसको तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि m/L Q/2m। अभी आ रही है बात समझ में। और अगर सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये भी वही चीज है, बट बेटा यहां पे एक और चीज आती है, जो L है ना, L, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं। हम लोग इस चीज को कहां पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए अपन L को लिख सकते हैं NH/2π। ये अपने को पता है कि अगर जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन का, वो अपन कितना लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर प्लस ई का मान है, तो कितना हो जाएगा NH/2π। तो बेटा यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा NEH/4πm। NEH/4πm ये हो जाएगा साहब मैग्नेटिक मोमेंट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू अपन 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, अपन यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो EH/4πm होगा। और जनरल केस की अगर अपन बात करें तो m/L जो होता है वो Q/2m के बराबर होता है, कोई भी चार्ज अपॉन 2m अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसी चीज को मैं दोबारा प्रूव करता हूँ, m/L को इक्वल टू Q/2m। चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो इसके रिजल्ट को यूज करके अपन नई चीज निकाल सकते हैं, बट मैं आपको इसको एक और तरीके से प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रिंग है, उस रिंग पर ऐसे रिंग बनाई अपन ने, रिंग बनाई, 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 ऐसे रिंग बना ली हम लोगों ने। और इस रिंग में हम लोगों ने टोटल चार्ज जो दिया वो दिया है कैपिटल Q। इसको घुमाया है ओमेगा से, ओमेगा से रिंग घूम रही है, चार्ज कैपिटल Q दिया है, रेडियस R मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, घूम रही है, घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, शानदार घूम रही है। भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो बेसिक तरीके से, मतलब सिंपल तरीके से, दैट इज करंट इनटू एरिया। अबे सही है ना। अब भाई थिन रिंग थी, अगर ये रिंग थी वो भी पतली थी, थिन रिंग, बेटा मैंने बनाई और ये मोटी है पर वो है पतली, वो है पतली, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे करंट बेसिकली क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कितना, सॉरी जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। अब टाइम क्या लगेगा भैया, घूमा कितने स्पीड से, 2π से, कितने सॉरी 2π टोटल एंगल घूमा, कितनी स्पीड से घूमा, ओमेगा से। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2π/ω, दिस इज द टाइम उसने घूमने में लिया। अब समझ में आ रही है ना, मल्टीप्लाई बाय एरिया विच इज πr²। बेटा पाई से पाई खत्म हो जाएंगे, तो जो बचेगा उसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Q × ω/r² डिवाइडेड बाय 2। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। लोग इसको भी याद रखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू Q × ω/r² डिवाइडेड बाय 2। अबे समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहां पे एक छोटी सी चीज और करना चाहूं, अगर मैं यहां पे एंगुलर मोमेंटम लिख दूं,
एंगुलर मोमेंटम इस रिंग का, तो कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम रिंग का आएगा साहब आई ओमेगा। अबे आई क्या होता है, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इस चैप्टर का काम नहीं है, रोटेशनल मोशन का काम है, बट है तो वही ना यार। भाई रिंग आई है, अगर एंगुलर मोमेंटम आया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, जो अपन ने क्लास नर्चर में पढ़ा था। देखा बेटा कितनी सारी चीजें मिक्स हो रही है, आई मेरी बात समझ में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग के लिए, सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा अपना L। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैग्नेटिक मोमेंट कितना था Q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया गलती से, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम बराबर मैग्नेटिक मोमेंट तो ये हो जाएगा, और 1 अपॉन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो जो कट सकता है उसको काट डालिए, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो बचेगा वो फिर से वही बचेगा Q अपॉन 2m। और ये जो m है ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ द रिंग। ये वाला m क्या है बेटा, इसको m डैश मान लीजिए, m डैश मास है, तो Q अपॉन 2m डैश वही मास है ना। तो मैंने पहले भी ये बात करी कि चार्ज अपॉन 2m होता है किसका रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट। पहले पार्टिकल था, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट पक्का, तो इसको अब आप लोग लिख सकते हैं। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जैसे हम लोगों का भी रिलेशन पता लग गया कि भैया m अपॉन एल बराबर Q अपॉन 2m, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल हो ना हो पर कम से कम चार्ज पार्टिकल्स के लिए तो वैलिड है, या चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए तो वैलिड है। तो सोचो हम लोगों को एग्जाम में से पूछा जाए, हमसे एग्जाम में पूछा गया कि साहब एक डिस्क थी, कि साहब क्या थी, एक डिस्क थी, कि साहब एक डिस्क थी, वो घूम रही थी ओमेगा से, है ना, ऐसे 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 ओमेगा से वो घूम रही थी। तो हमें पूछा गया कि बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इस डिस्क का जो मास था वो था स्मॉल m, इसका जो चार्ज था वो था कैपिटल Q। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि अपन इंटीग्रेट करें, वही करंट वरंट निकालें जबरदस्ती, बहुत इक्विवेलेंट करंट निकाले, बहुत कुछ करें, मतलब ऐसे परेशान हुए। एक तरीका ये फॉर्मूला लगाए, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट जो है डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू चार्ज अपॉन 2m होता है। आई मेरी बात समझ में बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट तो हमें निकालना है, तो हम इस L को उधर ले जाएंगे, हम लिख सकते हैं Q अपॉन 2m। L क्या हो जाएगा I इंटू ओमेगा। बेटा डिस्क के लिए सेंटर के अबाउट I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा जरा गौर कीजिएगा, डिस्क के लिए जो I हो जाएगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर, m जो है वो स्मॉल है, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। अब यहां से m से m उड़ा दीजिए और q इंटू ओमेगा इंटू r स्क्वायर बाय 4। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइनल रिजल्ट q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। डिस्क के लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ बेटा, तो मैं अभी आपको बताया था किसके बारे में, डिस्क के बारे में। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सॉलिड स्फीयर के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर को हम लोगों ने ऐसे करके ऐसे घुमाया है। अगर इसको ऐसे घुमाया है हम लोगों ने, और इसका चार्ज अगर है
इसको ऐसे घुमाया है ओमेगा से, ठीक है। तो इसका अगर मास हम मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें मास है m, इसमें जो चार्ज था वो था q, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम बराबर चार्ज अपॉन 2m। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम बराबर चार्ज अपॉन 2m। तो बेटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर चार्ज q बाई 2m इनटू एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम वही बात हो जाएगी, फिर से हमें वही लिखना पड़ेगा, क्या, I इंटू ओमेगा। अब बेटा एक बात बताइए, q अपॉन 2m हम ले लेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर का अपने डायगोनल के डायमीटर के अक्रॉस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वो कितना बचेगा, देखो ध्यान से देखना, q इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 5, q इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 5। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। तो जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कीजिए, देन वी विल स्टार्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपने सुना भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है बट लार्ज स्केल पे करता है, मतलब लार्ज स्केल मतलब गैल्वेनोमीटर तो एकदम माइक्रो स्केल पे करता है, वो नॉर्मल स्केल पे करता है, या थोड़े बड़े स्केल पे कर सकता है। सिमिलरली जो वोल्टमीटर होता है वो भी गैल्वेनोमीटर से ही अपन लोगों ने कन्वर्ट करके देखा था, मतलब गैल्वेनोमीटर से ही बनाया था वोल्टमीटर को भी। और वोल्टमीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है अक्रॉस ए रजिस्टर और समथिंग वायर। है मेरी बात समझ में, पक्का। तो बात थी कि वहां पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर निकालना सीखा था। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वो गैल्वेनोमीटर खुद कैसे बना था। तो यहाँ बात समझने की बात यह है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बेटा सबसे पहले तो ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए डायग्राम को ही। हाँ जी, अब हम समझते हैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात। देखो बात समझना, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो डायग्राम में आपको चीज दिखती रहेगी, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। बेटा यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट हम लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वैसे क्रॉस होती है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ हम लोगों ने इस प्रकार का सिस्टम बनाया है, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सिस्टम बना के दिया है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोगों के पास में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं, स्फीयर टाइप का लेते हैं, उसमें इस प्रकार से वायर को लपेट देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वायर का जो प्लेन है वो इस तरफ आ चुका है, प्लेन इस प्रकार से इस तरफ आ चुका है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ये वाली कंसीडर हम लोग कर लेंगे, और जो करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ले लेंगे, एरिया वेक्टर इधर आएगा। अब सही है ना। अगर बाई चांस ये वाला अगर हो जाएगा प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिर इधर वाली मान लेंगे हम लोग, कौन सी, ये वाली, और एरिया वेक्टर सामने हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो होता है N इंटू आई इंटू ए इंटू बी।
वो ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी में जो एंगल आता है वो ए बी साइन थीटा आता है। बट बेटा थीटा की वैल्यू अगर मैं ये वाला प्लेन लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू अगेन 90 आ रही है। अगर ये वाला प्लेन लेता हूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आ रही है। इसी चीज को कंसीडर करते हुए हम लोगों ने हॉर्स शू टाइप मैग्नेट यहाँ पे ली है। तो मैं लिख दिया टॉर्क बराबर NIAB। अब ये टॉर्क हो गया। अब एक्चुअली होता क्या है, जो गोला है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे घूमा, ऐसे खचाक, जैसे करंट आया। एक्चुअली क्या होता है, जैसे करंट आया, अब करंट आया तो करंट आएगा, तो करंट जब इसमें करंट रोटेट करेगा तो इसमें मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मतलब I इंटू एरिया आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट आया तो टॉर्क आएगा। वो टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो ये अपनी जगह से हल्की सी डेविएट कर जाए। जैसे मान लीजिए करंट आया, अब करंट बहुत छोटा आता है, इसमें ज्यादा बड़ा करंट नहीं आता, छोटा करंट आता है। अब डेविएट करिए इसे, जो अब हल्की सी इधर डेविएट करने लगी तो होता क्या है, इसी के ऊपर की तरफ हम लोग एक वायर लगाते हैं। ऐसे वायर सामने आप आगे की तरफ होता है, ऐसे वायर लटका होता है। वो जो वायर होता है उसका कुछ टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। जैसे टॉर्सनल क्या होता है सर, जैसे एक बात समझना आप लोग, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी, जैसे एक वायर ले लीजिए, इस प्रकार का एक वायर ले लीजिए, ऐसा इस तरह का ना, रबड़ का वायर ले लीजिए, रबड़ का ले लीजिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक रबड़ लगा हो, रबड़ होता है ना यहाँ तक का रबड़, वैसे पतला रबड़ नहीं, जैसे अपना मिटाने का जो रबड़ होता है उस प्रकार का एक लंबा रबड़ ले लीजिए, इतना लंबा, सोचो है ना, एकदम इतना चपटा हो, इतना चपटा हो, इतना लंबा रबड़ हो। उसके नीचे आप एक डिस्क बांध दीजिए, डिस्क या कुछ भी एक रोड लगा दीजिए। अब आप उसको पकड़ के टाइट, अगर उसको डिस्क को ऐसे हल्का सा घुमा दोगे, रोड को घुमा दोगे और छोड़ दोगे, तो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। इस यही प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल की भी होती है, जिसी को अपन लोग जैसे टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। हल्का सा ट्विस्ट करा हम लोगों ने तो दोबारा अपनी जगह आ गया, तो ट्विस्टिंग टॉर्क उसको देता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर और एंगल रोटेटेड के ऊपर। अब जो मटेरियल होता है, जो डायमेंशंस होते हैं, उन सबका मिला के एक टॉर्सनल कांस्टेंट बनता है, जो हम लोगों को सवाल के अंदर गिवन होगा। आई मेरी बात समझ में? तो वो जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है उसके कारण इसमें एक रिवर्स टॉर्क जनरेट होता है। अब जैसे मान लीजिए इस टॉर्क के कारण इधर घूमी जो, पर वो घूमने के कारण वो उसको दोबारा क्या करेगा, अपनी शेप में दोबारा लाना चाहेगा, तो रिवर्स टॉर्क जनरेट होएगा, और रिवर्स टॉर्क क्या करेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। तो बेसिकली होगा क्या कि टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू थीटा, टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू थीटा, तो ये आ जाएगा इस टॉर्क के बराबर। इससे क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन है ना वो एक पर्टिकुलर जगह जाके रुक जाएगा। आई मेरी बात समझ में? डिफ्लेक्शन पर्टिकुलर जैसे इस तरह से उसमें लगा होता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ होता है बॉल, ऐसे बॉल लगी होती है, ऐसे होता है, यहाँ से घूमता है, जैसे मान लीजिए इधर घूमा, यहाँ आ गया, अब यहाँ आके वो फिट हो जाएगा। जब तक इसमें करंट रहेगा तो वो उसका डिफ्लेक्शन यहीं पर रहेगा, करंट और बढ़ गया, डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा, करंट कम हुआ तो वापस जीरो हो जाएगा। फिर करंट मान लीजिए उल्टा कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? पक्का ना? तो बेटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग करंट को क्या लिख सकते हैं, हम लोग करंट को नहीं, हम लोग यहाँ पे थीटा को लिख सकते हैं कितना, NAB/C इंटू I। NAB/C इंटू I बराबर थीटा। हम इस प्रकार से थीटा को लिख सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे की बातें करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे हम लोग एक और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा बराबर हो गया NAB/C, नैप सी है ना। तो एक्चुअली इसका जो नाम होता है, यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, ये जो थीटा है ये डिपेंड करता है करंट सेंसिटिविटी पे। तो एक टर्म यहाँ पे आता है, उसका नाम है बेटा, पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल है, सिंपल से थ्योरेटिकल पार्ट है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी के अनुसार क्या, करंट सेंसिटिविटी होता क्या है, वो होता है NAB/C। कई किताबों में इसको ऐसे लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, BNA/C, तो एक ही बात है। इसी को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। कहीं CS लिखा होता है, कहीं पर लिखा होता है ओनली S, दिस इज करंट सेंसिटिविटी।
बेटा इसी का उल्टा जो होता है 1/s, उसको भी लोग स्मॉल k या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब इसका नाम होता है, मतलब नहीं, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कहानी। बहुत ही सिंपल थी, कोई खतरनाक चीज नहीं थी, है ना। मैंने आपको क्या बताया, समझ में आया आप लोगों को? एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क निकालने के लिए अपन लोगों ने इतना दिमाग लगाया, कल की पूरी क्लास लगा दी इवन, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पे NIA की जगह अपन M भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, करंट इनटू एरिया। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर n दे रखा है तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो M इंटू बी बराबर C इंटू थीटा। आई मेरी बात समझ में? अरे आ रहा है ना। और यहाँ पे हम लोग अगर इसको NIAB लिखेंगे तो थीटा बराबर NAB अपॉन C इंटू आई। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात हो गई, रिडक्शन फैक्टर की बात हो गई और थीटा की बात हो गई। बहुत ही लल्लू लल्लू सवाल पूछते हैं कि समथिंग करंट पे बताइए थीटा इतना आएगा, तो समथिंग करंट पे कितना आएगा, अदर देन समथिंग, है ना। कुछ भी मतलब x पे इतना आएगा तो इस पे इतना आएगा, 2x पे कितना थीटा आएगा, ये सब सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं बहुत, है ना। कई प्रकार के इसमें सिंपल सिंपल सवाल बनते हैं। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं जल्दी से ना। हाँ जी, तो इस लेक्चर को आज अपन यही समाप्त करते हैं। आज के लिए लेक्चर काफ़ी है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग परमानेंट मैग्नेटिज्म के ऊपर और आगे बढ़ेंगे और बार मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सीखते रहिए, आते रहिए। थैंक यू।